भारतीय मीडिया में एक इंग्लिश कहावत अक्सर सुनी जाती है, माई वे और हाईवे। मतलब टेक इट और लीव इट, या तो मेरे कहे रास्ते पर चलो या फिर अपना रास्ता नापो। भारतीय इतिहास को पढ़ने पर समझने पर लगता है कि यह कहावत गांधी जी पर काफ़ी हद तक फिट बैठती है। बात उस समय की है जब सुभाष चंद्र बोस अपने आधुनिक विचारों से, अपनी मेहनत और देश के प्रति अपने समर्पण के चलते सन 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली बार प्रेसिडेंट बने। उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, जिसने भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी बनाई। गांधी जी बोस की इस इकोनॉमिक विचारधारा के विरोध में थे, क्योंकि गांधी जी घर घर कुटीर उद्योग में विश्वास करते थे। इतिहासकारों का मत है कि बोस भी गांधी जी की इन इकोनॉमिक विचारधारा से काफी हद तक सहमत दिखते थे, पर सुभाष चंद्र बोस इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए भारतीय इकोनॉमी में सुधार जल्दी चाहते थे। गांधी जी और बोस दोनों के मकसद तो एक ही थे, पर रास्ते थोड़े अलग। हालांकि भारत के आजाद होने के बाद खुद गांधी जी के अनुयायी कांग्रेसी नेताओं ने कुटीर उद्योग को वह खास महत्व नहीं दिया, बल्कि बोस की इकोनॉमिक नीति ज्यादा अनुसरण होते दिखती है। बोस साहब का स्पष्ट मानना था कि स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं जो भीख में मांगी जा सके। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जिसे स्वतंत्रता मांगने से मिल गई हो। स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, और यदि अधिकार ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। समय भी सही था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा था। बोस को विश्वास था कि यही समय है जब अंग्रेजों को स्वतंत्रता के लिए मजबूर किया जा सकता है। नेताजी के नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी की पुरानी कॉम्प्रोमाइज करने की नीति में एक नयापन आ रहा था। उनके प्रभाव में देश का और कांग्रेस का युवा वर्ग अपनी आजादी के अधिकार के प्रति जागरूक हो रहा था। ये युवा सुभाष चंद्र बोस के प्रति आकर्षण महसूस कर रहे थे, तभी तो बोस साहब को दूसरी बार भी कांग्रेस का प्रतिनिधि देखना चाह रहे थे। पर यह सब गांधी जी की विचारधारा के अनुरूप नहीं हो रहा था। गांधी जी अंग्रेजों के साथ बातचीत कर, उनसे मोल भाव कर, समझौते से, आपसी सहमति से धीरे धीरे स्वतंत्रता लेने में विश्वास कर रहे थे। गांधी जी की यह विचारधारा सुभाष बाबू की विचारधारा से मेल नहीं खा रही थी। गांधी जी असहज महसूस कर रहे थे, इतने असहज कि उन्होंने फैसला किया कि बोस को अगले वर्ष 1939 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया जाए। उन्होंने पहले नेहरू को और फिर मौलाना आजाद को बोस के खिलाफ कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कहा, पर बोस की लोकप्रियता को देखते हुए दोनों ने चुनाव में सुभाष के खिलाफ खड़ा होने से मना कर दिया। और कई लोगों के मना करने के बाद गांधी जी ने सीतारमैया को सुभाष के खिलाफ चुना। बोस साहब पर कांग्रेस पार्टी की यूनिटी दिखाने के नाम पर, देश में सर्वसम्मति दिखाने के नाम पर चुनाव न लड़ने के लिए सीतारमैया को सर्वसम्मति से चुन लेने के लिए दबाव बनाया गया। पर सुभाष इस पर तैयार न थे कि सीतारमैया जैसा एक कमजोर व्यक्तित्व कांग्रेस पार्टी के जरिए देश का प्रतिनिधित्व करे। इतिहास के जानकार मानते हैं कि यदि सीतारमैया के स्थान पर पटेल साहब जैसा कोई सशक्त व्यक्तित्व होता तो शायद सुभाष बाबू अपना कैंडिडेचर वापस ले लेते। गांधी जी के लिए यह चुनाव नहीं बल्कि उनके लिए नाक की लड़ाई बन गया था, जिसमें वह हार गए थे, और वह भी 200 से अधिक वोटों से। गांधी जी ने सार्वजनिक भाषण में कहा, सुभाष की जीत से मुझे खुशी हुई है, क्योंकि सीतारमैया के चुनाव में मेरी भूमिका अहम थी, इसलिए यह हार सीतारमैया की नहीं बल्कि मेरी है। आगे उन्होंने कहा, आखिर सुभाष भी देश का दुश्मन तो नहीं है। इस बात पर विशेषज्ञ कहते हैं कि इस वाक्य के माध्यम से गांधी जी ने बड़े सूक्ष्म रूप से, परोक्ष रूप से सुभाष को देश का दुश्मन करार कर दिया। गांधी जी ने नेताजी को बधाई दी और कांग्रेस कमेटी बना अपना कार्य चालू करने के लिए तो कहा, पर गांधी जी ने इस हार को अपने अपमान के तौर पर लिया। उन्होंने इस बात को भी अपना अपमान समझा कि उनके कहने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस आखिर चुनाव में खड़े क्यों हुए। अपनी बात न माने जाने पर अपने विचारों से सहमति ना रखने वाले बोस के विचारों को अपनी पर्सनल इंसल्ट मानने वाले गांधी ने यह जता दिया कि कांग्रेस में या तो वे रहेंगे या फिर सुभाष। इस पर कांग्रेस कमेटी के गांधी के 13 समर्थकों ने अपना त्यागपत्र दे दिया। सुभाष के लिए प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करना लगभग नामुमकिन कर दिया गया था। अंततः अप्रैल 1939 में ही सुभाष ने अपना त्यागपत्र दे दिया। बोस साहब तो कांग्रेस प्रेसिडेंसी से अपना इस्तीफा देकर मई 1939 में कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर गांधी जी की विचारधारा से अलग रास्ते पर चल पड़े। पर गांधी जी की इस जिद के बहुत बड़े दूरगामी प्रभाव हुआ ये कि इससे यह संदेश गया कि कांग्रेस में अपने विचारों का महत्व नहीं है, बल्कि गांधी जी के जो हाँ में हाँ मिलाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। मतलब इससे चापलूसी को बढ़ावा मिला।
सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि इससे अंग्रेजों से मोल भाव करने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता भारत के विभाजन पर भी अंग्रेजों से मोल भाव करने लगे और आखिरकार भारत का मजहब की लाइन पर विभाजन हो गया। बोस साहब को हटाने के लिए इतनी राजनीति खेली गई कि यह राजनीतिक खेल ही तब की कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन गई। अपनी सोच, अपने विचार रखने वालों का खुद पर विश्वास खोने लगा था। हुआ ये कि मजबूत लोग बहुत कम रह गए थे। ज़्यादातर लोग मोल भाव करने वाले, हर बात में बीच का रास्ता निकालने वाले रह गए थे। जिन्ना ने भी पाकिस्तान की मांग ऐसे लोगों के होते हुए इतनी मजबूती से रखी क्योंकि जिन्ना को पता था कि मोल भाव करने वाले लोग यहाँ भी बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिन्ना और नेहरू दोनों को भारत का प्रधानमंत्री बनना था। बीच का रास्ता यही निकला कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, एक जिन्ना को और एक नेहरू को सौंप दिया जाए। गांधी जी कहते रहे कि भारत के टुकड़े उनकी लाश पर ही होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत के टुकड़े भी हुए और गांधी जी भी जीवित रहे। कई बार लगता है कि यदि गांधी जी ने जो राजनीति कांग्रेस पार्टी के भीतर की, अपनी विचारधारा के प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, यदि ऐसी राजनीति वे अंग्रेजों के खिलाफ करते तो भारत 1947 से बहुत पहले स्वतंत्र हो जाता और भारत का विभाजन भी ना हुआ होता। आप गांधी जी की इस माई वे और हाईवे वाली राजनीति पर क्या विचार रखते हैं? धन्यवाद।